तो दिग्गज इंफोसिस खरीदा जा सकता है और एक दिग्गज कंपनी खरीदारी करे चली जा रही है। रिलायंस रिटेल की एक और शॉपिंग, और उससे शुरुआत कर रहा हूं। सचिन, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन हर्षदा, क्या शॉपिंग कर डाली भाई इस बार? मेट्रो कैश एंड कैरी। और मेट्रो कैश एंड कैरी इनफैक्ट 2013 में भारत में आई थी, और ये लार्जली जो बिजनेस है वो एक होलसेल का बिजनेस है। बड़े किराना स्टोर्स, एसएमईज को दरअसल ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, या फिर लार्जली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। और उसी बिजनेस को अब रिलायंस रिटेल ने दरअसल खरीद लिया है। 100% हिस्सा दरअसल रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी में खरीदा है। 2850 करोड़ में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। अब इसकी कुछ और डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि किस तरह का रेवेन्यू दरअसल मेट्रो कैश एंड कैरी का था। FY22 में करीब 31 बड़े स्टोर्स, 21 शहरों में और 3500 कर्मचारी। लेकिन साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू था 7700 करोड़ का था। तो ये पूरा जो है बिजनेस अब रिलायंस रिटेल के जिम्मे आता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी बेसिकली यही कह रही है कि रिलायंस रिटेल का जो फिजिकल स्टोर फुटप्रिंट है वो और भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद। तो ये आज सबसे पहला स्टॉक होगा फोकस में। हैवीवेट दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज खबरों में मेट्रो कैश एंड कैरी का एक्विजिशन किया। सचिन, पिछले कुछ दिनों से वैसे करेक्ट हो रहा है, ऑफ हाईज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल भी दबाव में था। हैवीवेट 1.5% कमजोर, दिन के लोस पे जाके क्लोज हुआ। चार्ट पे कैसा पोजीशन, कहां थमेगा, क्या रणनीति होगी? आशीष जी, यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर नजर आ रही है, बट इमीडिएट बेसिस पे जो एक बेस बनाया है इसने 2560 के आसपास, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके नजदीक ही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, जो लगभग अराउंड 2530 के आसपास है। तो आई थिंक मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पर वेल डिफाइंड है। तो उसके नीचे तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्लिपेजेस नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती भी है तो एक अच्छा मौका होगा वापस एक ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए। एंड जिस तरीके से एक डिक्लाइन हुई है, लगभग 2700 के आसपास एक मेजर हर्डल बन चुका है। तो मुझे लग रहा है वो जब तक पार नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस, एक डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले अनलॉक नहीं होगा रिलायंस में। सो फिलहाल तो लग रहा है एक काफी बड़ी ब्रॉड रेंज यहाँ पर डिफाइंड है। 2700 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट नीचे मुझे लग रहा है 2530 के आसपास एक कमेंडेबल सपोर्ट है जहां पर खरीदारी का मौका मिल सकता है। फिलहाल एक नो ट्रेड जोन में होगा। एक्सट्रीम से मुझे लग रहा है पोजीशन बनानी चाहिए। फिलहाल इस पर्टिकुलर रेंज के मिड पॉइंट पे प्लेस्ड है, तो इसीलिए नो ट्रेड होगा एज ऑफ नाउ, बट डिक्लाइन पे खरीदारी करने की सलाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर देखिए, सचिन जी का टेक्निकल और एक डेरिवेटिव कॉल है, याद रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और कोई भी अगर आप देखें ट्रेड लेने से पहले अपनी एक निजी राय जरूर रखें। फार्मा का दिन है, अजंता फार्मा पे बात कर लें आप। क्या खबर है अर्षदा? यहाँ पर एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई देगा, और दरअसल प्रोमोटर्स कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। करीब 4.56% स्टेक आज बिकने को आ सकता है। ये इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको याद होगा 1171 पर ये स्टॉक जाकर टिका था, आधा % ऊपर, लेकिन सौदा होगा करीब करीब 5% के डिस्काउंट पर। तो 1113 के बीच होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रोमोटर्स में आयुष अग्रवाल ट्रस्ट और रवि अग्रवाल ट्रस्ट की तरफ से कुछ हिस्सा बिकने को आ सकता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक 90 डे लॉक इन पीरियड होगा बाकी शेयरों के सेल के लिए, जो टर्म शीट सामने निकल कर आ रही है। उस लिहाज से ये स्टॉक आज रेडार पर प्रोमोटर्स की तरफ से करीब 4.5% हिस्सा बिकने को आएगा। 4.5% प्रोमोटर्स का हिस्सा बिकेगा। वैसे होल्डिंग बढ़िया है, 70-70.5% के आसपास प्रोमोटर्स का स्टेक है, पर एक 4.5% का चंक जो एक डिस्काउंट पे बिकेगा। फार्मा के चार्ट आप देख रहे हैं सतपुत्र साहब, तो इसका चार्ट देखिएगा। ये वैसे इस इवेंट प्ले आउट होने से पहले ऑलरेडी तगड़ा प्रेशर झेल रहा है, कई दिनों से दबाव में था। कल तो खैर फार्मा की हरियाली में ये भी आधा % उछला, खैर उसमें भी एक अंडर परफॉर्मर था। कहां पे अगर आज दबाव आना है 4-5% का, तो इसका जो लोअर क्लस्टर है उसके आसपास शायद जाता हुआ नजर आए। कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का आपका उस गिरावट में, या दूर रहोगे स्टॉक से इस समय, क्योंकि प्रमोटर्स वैसे माल बेच रहे हैं जो एक ओवरहैंग बनेगा? देखिए, ओवरहैंग तो रहेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर लेवल्स की प्योरली बात करें तो मेरे हिसाब से 1100-1110 ये जो इसका हाल फिलहाल का लो है, अगर आप इसे डेली चार्ट पे भी देखें या वीकली चार्ट पे भी देखें, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इनफैक्ट ये 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो मैं ये इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ
कि ये 1110 के नीचे तो फिसलेगा नहीं, तो ट्रेडर के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो 1100 के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस होगा और ट्रेडिंग होगा, यानी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फिर ऊपर कहां तक उछाल मिल सकता है, तो मुझे लगता है 1150 और 1170, तो आप कह सकते हैं 1100 से लेके 1150 ये इसकी आज की ट्रेडिंग रेंज है। देखते हैं। खैर, अब होने दीजिए, बाजार खुलने दीजिए, वो लार्ज ट्रेड देखते हैं किस विंडो पे हो रहा है, बल्क में हो रहा है, ब्लॉक में हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ब्लॉक विंडो में होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखते हैं किस तरह का डिस्काउंट, किस तरह का ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है। एक्सपर्ट्स के साथ रिविजिट करूंगा, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों। इस समय अभी छोड़ देते हैं स्टॉक को, लेकिन आज रखना है रडार पे। सोर्सेस सीएनबी सिवास के बता रहे हैं कि शायद आज प्रमोटर्स 4.5% हिस्सेदारी बेचेंगे। आरईसी की बात मानस ने छेड़ी थी, मैंने कहा था तब, इस पे खबर भी आ रही है। दरअसल क्रिस वुड साहब की कुछ अपडेट आए जेफरीज की तरफ से। कल बहुत सेकंड हाफ में प्रेशर माउंट हो रहा था, क्या अपडेट्स आ रहे हैं इसको लेकर? यहाँ पर जो जेफरीज है उन्होंने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की बात की है। अच्छा। क्रिस वुड दरअसल इनको ये डिसीजंस लेते हैं और इस लिहाज से उनका कहना है कि लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो में जो बदलाव है 4% की वेटेज के साथ आरईसी को पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले। तो हम सरप्राइज की स्टॉक में एक दबाव देखने को मिला था क्योंकि आरईसी पोर्टफोलियो का अब हिस्सा बनने वाला है। 4% वेटेज दिया जाएगा। अब इसको कैसे बैलेंस करेगा? इन्होंने एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में डिसाइड किया है 1% अपना वेटेज कम करेंगे और फिर आरईसी को दरअसल अपने लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। इस समय आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक में करीब 7% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का 7% का, एसबीआई का 6% का, बजाज फाइनेंस का 4% का, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का करीब 6% है। तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिसमें 6% का वेटेज है, वहां पर वेट 1% कम होगा और फिर आरईसी को इंक्लूड किया जाएगा 4% के वेट के साथ। और बाकी ऑफ कोर्स रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, उनका वेटेज 10 का 10 बना रहेगा। तो कुछ स्टॉक्स में वेट 1% से कम हो रहा है, लेकिन आरईसी को शामिल किया जा रहा है। मानस में टक्कर है और चार्ट्स पे वीक है वैसे। हम पर चार्ट से वीक है एक्चुअली कल भी सेकंड हाफ में प्रेशर आया था और एक बड़ा गैप है जो भरने की तैयारी कर रहा है ये। खैर देखते हैं 4%। अरे वो अच्छा, आरईसी इस पे एक फंडामेंटल व्यू लिया जाए फिर। अवस्थी साहब खरीद रहे हो आप इस समय, जाने दिया जाए स्टॉक को? नहीं खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है, 0.5 0.6 का है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में लगातार इम्प्रूवमेंट की काफी बड़ी योजनाएं हैं सरकार की। और मेरा ये मानना है कि ग्रेजुअली वो ऑन द मतलब ग्राउंड रियलिटीज में भी वो चेंज दिखेगा। पीएफसी आरईसी में काफी इम्प्रूवमेंट हालांकि नीचे से आ गया है, बट वैल्यूएशंस अभी भी काफी कंपेलिंग है। और जैसे जैसे ये एसीबीज वाली इम्प्रूवमेंट ट्रिकल इन होती है, मुझे लगता है काफी पॉसिबिलिटी है कि ये अगर कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करते हैं तो 9% के आसपास की शायद डिविडेंड यील्ड भी है। तो कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है अभी भी एक टाइम पे के प्राइस टू बुक पे भी अगर ट्रेड करना चालू करते हैं तो यहाँ से भी काफी अपसाइड बचती है। वैल्यूएशन वाइज खासा अट्रैक्टिव। तो अगर वाकई मानस जो कह रहे हैं गिरावट आ रही है तो गिरावट में चाहें तो खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा, लेकिन आज टेक्निकली लग रहा है प्रेशर कल वाला थोड़ा सा और माउंट हो सकता है। वो हर्षदा ने जब पोर्टफोलियो दिखाया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10% वेटेज, ओएनजीसी का साथ में 10% वेटेज रखा हुआ है इस पोर्टफोलियो में। और ओएनजीसी वैसे आज रडार पे भी है। क्रूड थोड़ा सा कल और आज के बीच में स्वेल कर गया है। कच्चे तेल में मेरे ख्याल से कल 80.5 पे छोड़ा हुआ क्रूड इस समय 82.5 के आसपास, 2% ओवरनाइट जंप है। दरअसल क्रूड इन्वेंट्रीज में गिरावट है। रशिया के सीबॉर्न शिपमेंट्स में जो पहला वीक आया है G7 सैंक्शंस के बाद, बहुत तगड़ा शिपमेंट्स में कोलैप्स देखने को मिला है। ये सब क्रूड पे इंपैक्ट करता हुआ और हम $83 की तरफ इंच अप करते हुए। गावा सर, ओएनजीसी चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? ओएनजीसी का जो चार्ट है तो पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा डिप पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 140 में सपोर्ट है, वहां से एक सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल थोड़ा डिप पॉसिबल है। डिप पॉसिबल है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट क्रूड ना करे, वीकनेस शायद थोड़ी सी और लिंगर कर सकती है इस स्टॉक के साथ। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज कौन से?
दूसरे काउंटर्स में आज आप बंधन बैंक पर भी नजरें रखेंगे। बंधन बैंक को दरअसल एक बाइंडिंग बिड एक एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से मिली है और ये 801 करोड़ की बाइंडिंग बिड है। बिड इसीलिए इन्होंने एक अपना करीब 8,897 करोड़ का जो पोर्टफोलियो था वो राइट ऑफ किया था और उसके लिए ये बिड आई है। ये बेसिकली बिडिंग मेथड स्विस चैलेंज मेथड का रहेगा। अब देखना होगा ये फाइनली अंजाम लेता है या नहीं, लेकिन ये एक पॉजिटिव रहेगा। इस पर दरअसल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है और जेफरीज ने टारगेट दिया है बंधन पर इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर करीब 340 का। स्टॉक 243 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तकरीबन स्टेक सेल होगा, राइट ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ लोन्स को बेचेंगे, ये इक्वेट करेगा करीब 4 से 15% प्रॉफिट बिफोर टैक्स में FY23 के लिए और इसकी वैल्यू अगर असाइन होगी करीब 15 से 55% के बीच पे होती हुई दिखाई देगी। एसेट क्वालिटी इस लिहाज से इंप्रूव होती नजर आ रही है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ये जेफरीज का कहना है और वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। याद रखिए 340 का टारगेट है, स्टॉक करीब 243 यानी कि यहां से करीब 100 रुपए के अपसाइड की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। चलिए कुछ और खबरों में, आज कल्पतरू पावर और जेएमसी प्रोजेक्ट्स रेडार पर। एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है कि जेएमसी प्रोजेक्ट्स का कल्पतरू पावर में विलय होगा। मर्जर रेशो 1 शेयर कल्पतरू के पावर के सामने 4 आपको जेएमसी के मिलेंगे। कंपनी का इरादा है कि 2025 तक $3 बिलियन तक का रेवेन्यू ये कंपनी अपने हाथ में लाती हुई दिखाई देगी। कंबाइंड एंटिटी डाइवर्सिफाई ऑफ कोर्स होती हुई दिखाई देगी। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन होगा और ऑर्डर विजिबिलिटी नियरली 43,000 करोड़ की है। तो ये इनफैक्ट बड़े स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टॉक रेडार पर। टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से अपडेट आया है कि 100% हिस्सा अब अक्वायर करने वाले हैं स्विच एंटरप्राइजेज में। स्विच एंटरप्राइजेज LLT जो यूएस की कंपनी है, जो पूरा परचेज कंसिडरेशन है उसमें 486 करोड़ का खर्च होता हुआ दिखाई देगा। स्विच का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो करीब $82 मिलियन के आसपास था दिसंबर 21 में। तो ये अपडेट कंपनी के लिए। बोरोसिल भी रेडार पर। बोरोसिल अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है और उस लिहाज से इन्होंने अब ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है इनके जयपुर वाले प्लांट में, जो ओपल वेयर ग्लास वाला प्लांट है। यहाँ पर कैपेसिटी करीब 42 टन पर डे के आसपास की रहेगी। उस पर ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बोर्ड बैठक थी, अपडेट आ चुका है। बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 127 करोड़ का फंड रेज होगा। ये बेग पार्डन 60 लाख वारंट्स इशू करने वाले हैं, कन्वर्टेबल वारंट्स 212 रुपए प्रति शेयर के लिहाज से। जी। इसमें अगर आप देखें एक दो टेक चेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर शामिल करेंगे। एक बार जरा प्लीज चार्ट्स पे बंधन बैंक ले आइएगा। खबर देखिए ठीक है, जेफरी एक आउटलुक भी शेयर किया गया, लेकिन बंधन बैंक टेक्निकली अगर आप देखें काफ़ी वीक आपकी स्क्रीन पे। और कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका जो था वो लो था। राजेश जी आप कैसे अप्रोच करेंगे? आई मीन खबर ठीक है, बट क्या ये एक बाय का कंटेंडर है इस वक्त? बंधन बैंक देखिए, अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि ये 240 का सपोर्ट आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा और वैसे अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है। इनफैक्ट मुझे लगता है लोअर लेवल से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ उसने दिखाई है वो स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगी। इसका जो टारगेट होना चाहिए वो पोजिशनली 270 का है, तो लॉन्ग की पोजीशन रखे 240 के ऊपर। 230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये हो गया बंधन बैंक पे भी खबर अच्छी, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, ब्रोकरेज बुलिश और सतपुते साहब ने भी मुहर लगा दी है। अच्छा, कुछ हाउस व्यूज में एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है, बाय का कॉल है 8,200 के लक्ष्य के लिए। स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे पहले, 8,200 के टारगेट्स अल्ट्राटेक सीमेंट पे। डैम कैपिटल मानती है कि इंडस्ट्री की अर्निंग्स एक अप साइकिल पे है और प्री इलेक्शन डिमांड, रियल्टी में अपटेक, मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट, इन सब का फायदा मिलना है। प्री इलेक्शन डिमांड तो ठीक है, रियल्टी में अपटेक भी एक्सपेक्टेड है जब ब्याज दरें फटे चली जाएंगी रियल एस्टेट, लेकिन होप्स हैं 2023 में, ऐसा डैम कैपिटल मानता है। FY22 से 25 के बीच में 10-10.5% का वॉल्यूम CAGR होगा। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, ये अपना मार्केट शेयर स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इनकी बैलेंस शीट को लेकर तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं, रोबस्ट बैलेंस शीट। ये डैम कैपिटल का व्यू, पर ये स्टॉक प्रेशर में है, कल दबाव में था, कल तो खैर मार्केट ही जनरली दबाव में था। अमित सेठ साहब एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स पे देख के बताइए प्लेस्ड कैसा?
जी आशीष जी, जैसे कि आपने कहा कल अल्ट्राटेक डेफिनेटली प्रेशर में था। इसने कल अपना 20 डेमा गिव अप कर दिया। कैंडल का साइज भी काफी अच्छा खासा था। इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है 50 डेमा, और एक वहां पे एक इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, दैट इज अराउंड 6800 के आसपास। 6850 से 1600 के आसपास अगर डिप पे वहां मिले तो फिर कंसिडर किया जा सकता है। इमीडिएटली इसको अवॉइड करूंगा। यहाँ तो ये स्ट्रेंथ दिखाए अबव 7000, या फिर मुझे डिप पे मिले अराउंड 6800 6850 के लेवल्स, तो वहां पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जैम अल्ट्राटेक सीमेंट, एक बार हॉट स्टॉक्स ले लें आशीष यहाँ पे थोड़ा सा। क्या क्या आइडिया पे? जैम देखिए, कल बाजार ने अपने आप को कुल मिला के कोविड फियर्स के साथ अगर आप देखें अलाइन किया था, और अगर आप कल के हॉट स्टॉक्स को देखें तो उसमें एग्जैक्टली इसी चीज़ का इंप्रेशन नजर आ रहा है। अगर मैं कल की भाव कॉपी देखूं और वाई बिल्डअप्स को देखूं, देखिए पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स। हालांकि यहाँ पे कोई फार्मा कंपनी में बात हुई थी, दवा कंपनियों में, लेकिन मैं यहाँ पे अगर डायग्नोस्टिक कंपनियों में जाऊँ या फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स में जाऊँ तो अपोलो की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, शायद देखिए ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, एक वो फोर्स की जरूरत थी, और वो शायद फोर्स अब इस चार्ट में विजिबल है। सचिन एक बार अपोलो पे टेक रखिएगा। ऑल दो अपोलो, ग्रैन्युअल्स, इंडियन होटल्स और पीवीआर आज हॉट स्टॉक्स में शामिल है, लेकिन मैं अपोलो पे बात करना चाहूंगा। स्पेशली अगर ये 4800 की ट्रेजेक्टरी पार कर जाए सचिन, तो क्या प्रोजेक्शन है अपोलो पे आपका? वीरेंद्र जी, क्लियरली स्ट्रक्चर तो काफी हेल्दी रहा है। इनफैक्ट पिछले 7 महीनों से इसने अपने मंथली चार्ट पे 5 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। हाल फिलहाल का भी जो स्विंग बना है वो उसी पर्टिकुलर लेवल से है। सो क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर ऑनगोइंग है। एंड जिस ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट लगभग अराउंड 4800 के आसपास से ही है। वहीं पर कहीं जाकर दिसंबर के शुरुआती दिनों में एक प्रेशर बना था, तो मुझे लग रहा है वो अगर लेवल निकल जाता है तो काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। लगभग 5030 के आसपास के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो काफी बड़ी एक इम्पल्स मूव यहाँ पर एस्टैब्लिश होनी चाहिए 4800 के ब्रेकआउट के बाद। ओके, चलिए अब बाकी के स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से? तो मैं एक बार फिर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स बता रही हूँ। 60 लाख वारंट्स, कन्वर्टेबल वारंट्स इन्होंने इशू करने का प्लान बनाया। उसके जरिए फंड रेज होगा। ये करीब 212 रुपए प्रति शेयर पर वारंट्स इशू किए जाएंगे। कुल मिलाकर 127 करोड़ दरअसल कंपनी रेज करेगी। इसके अलावा जेबी केमिकल्स, इन्होंने कंप्लीट कर लिया ट्रांजैक्शन। राजिल फ्रेंचाइज जो ग्लेनमार्क फार्मा से एक्वायर कर रहे थे, 314 करोड़ में वो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है। एस चांद आप रेडार पर रखिएगा। एस चांद ने दरअसल एक इन्वेस्टमेंट किया था आई न्यूरॉन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड में। अब ये एंटिटी को इन्होंने फिजिक्स वाला को दरअसल बेच दी है। एक रिसेंट कंपनी है फिजिक्स वाला, जो एक यूनिकॉर्न भी बना। एक करीब 13 करोड़ 80 हजार में 80 लाख में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है, और लगभग 2 गुना एस चांद की जो इन्वेस्टमेंट था वो डबल होती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल एस चांद के लिए एक पॉजिटिव है। डॉरेंट फार्मा रेडार पर रखेंगे। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है मर्जर को क्यूरेशो हेल्थ केयर के साथ। ये इन्होंने हाल ही में एक्वायर की थी। रैमको सिस्टम्स आज बोर्ड बैठक है, याद रखिएगा फंड रेज को लेकर। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज रेडार पर रहेगा आज, क्योंकि मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने, जो प्रमोटर है, करीब 58 लाख शेयर बेचे हैं। 1.5% की इक्विटी इनकी तरफ से ऑफलोड होती हुई दिखाई दी है। कल 679 के आसपास दरअसल ये सौदा हुआ। दो स्टॉक्स और, एल्काइल अमाइंस और विनती ऑर्गेनिक्स को स्क्रीन पे दिखाइएगा। एल्काइल अमाइंस के लिए जो स्टोरी है वो डीजीटीआर ने दरअसल एंटी डंपिंग ड्यूटी जो मोनो आइसोप्रोपिलमाइन पे लगती है, उनके इंपोर्ट्स पे लगती है, उससे बढ़ाने की सिफारिश करी है। एल्काइल अमाइंस ने दरअसल एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक्सटेंशन मांगा था। अच्छी खबर है, पहला स्टॉक ये। विनती ऑर्गेनिक्स, डीजीटीआर, वो इनिशिएट कर रहे हैं एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन पैरा टर्जरी ब्यूटाइल फिनॉल इंपोर्ट्स पर। विनती ऑर्गेनिक्स ने दरअसल मांगा था एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पे लगने के लिए, तो इसके लिए भी अब वो डीजीटीआर हालांकि अब इनिशिएट करेगा प्रोब, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स एल्काइल अमाइंस, विनती ऑर्गेनिक्स के लिए डिफरेंट खबरें आपकी स्क्रीन पर आती हुई। अच्छा, एक क्विकली और बता दूं, वायदा का बैन, जीएनएफसी, आईआरसीटीसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कर्व में कंटिन्यू करते हुए पीएनबी और डेल्टा कॉप बाहर आ गए। आप कुछ दिखाना चाहते हैं? थोड़ा बीते जमाने को थोड़ा याद कर लेते हैं। हाँ। एक फोटो दिखाते हैं पुरानी आपको। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब।